मार होती है, फिर वो चाहे मौसम की हो या सिपाही की। चीख कर उड़ी फड़फड़ाती हुई चील की तरह रज्जन की तकलीफ भरी हुई एक सदा सी सुन पड़ी। ओ माँ। नत्थू के हाथ कमर में बंधे कपड़े के छोर से बनाई छोटी सी पोटली पर इस कदर ढीले पड़ गए कि पोटली उसके बदन का हिस्सा जैसी ना बनी होती तो जरूर सरक गिरती। आवाज बांस जैसी तड़कती हुई तकलीफ भरी वो चीख ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन नत्थू की पसलियों के अंदर बहुत दूर तक और देर तक लकीर सी खींचती चली गई। कितनी लंबी और तीखी मार होती है, फिर चाहे वो मौसम की हो या सिपाही की। जून की इस बहुत तीखी और बहुत ज्यादा चढ़े बुखार की तरह बेआवाज धूप में नत्थू जहां ठिठक गया, वहां से सिर्फ कुछ कदम आगे ही उसके मकान की पिछली दीवार थी। कच्ची मिट्टी से खड़ी की गई उस दीवार पर सफेद सीपियां और घोंघे इस तरह उभर आए थे, गोया वे वहां जड़ दिए गए हों। उस सफेद पच्चीकारी के बीच पानी की धार से कटी मिट्टी की संकरी खड़ी धारियां जाहिर कर रही थी कि मौसम की अगली मार पड़ते ही दीवार गनकर गिर जाएगी। शायद इस दीवार के गिरने पर भी वैसी ही दहलाने वाली और भद्दी आवाज हो, जैसी आवाज इस बार रज्जन की सुनाई दी थी। नत्थू ठहर गया था। हो सकता है वो अगली चीख का इंतजार कर रहा हो, या फिर पहली ही चीख के अपने अंतर में डूबने का समय लेना चाहता हो। रज्जन की आवाज दोबारा नहीं आई। मौसम की मार से छिली हुई दीवार की तरह ही शायद बारिश या डंडे के सिर्फ एक और आघात से वो भी गिरा हो, तालाब की मिट्टी से बनी काली भूरी दीवार सा। इतने समय में पोटली उसने दोबारा सावधानी से पकड़ ली थी। पोटली में काफी तादाद में तोड़ी अरहर की फलियां थी। इन्हें छिलके सहित उबाल लेने के बाद थोड़े से नमक की मदद से खासे स्वादिष्ट भोजन के रूप में काम में लाया जा सकता था। खाने के मामले में उसके लिए ये मौसम लगभग समृद्धि काल होता था। हर किसी के लिए ये जानना आसान नहीं होता कि दुनिया का सबसे उम्दा खाना क्या होता है, लेकिन नत्थू को यह जरूर मालूम था कि मिट्टी और सड़े पत्तों के बीच टपकने वाले महुए के रस भरे हुए सफेद फूलों या फलों के बाद सबसे जायकेदार खाना अरहर की उबली हुई फलियां होती थी। अरहर एक ऐसी बदतमीज फसल है जो बिना किसी खाद या पानी के बगैर किसी सही देखरेख के खेत में बेतरतीबी से खड़ी रहती है, और इतने लंबे अरसे तक खड़ी रहती है कि लगता है वो वहां हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। खेत की हिफाजत करने वाला ही नहीं, उसे चर जाने वाला जानवर भी अक्सर उसकी तरफ से उदासीन हो जाता था। ऐसे में झुलसाकर सुखाए आदमियों की खड़खड़ाती बेजान भीड़ की तरह खड़े उस खेत से दो पाव फलियां तोड़ लेना मामूली बात थी। रज्जन लाल की उस कातर चीख के बाद सब खामोश हो गया। सिर्फ एक ऐसे परिंदे की आवाज आती रही जिसके बारे में नत्थू ने ही नहीं, गांव के हर आदमी ने एक ही विभत्स और जुगुप्साजनक कहानी सुनी थी। सच तो यह है कि बहुत स्वादिष्ट महुए एकत्र करते हुए अक्सर वो परिंदा बोलता जरूर था, और उसे वही कहानी याद भी आती थी। कहते हैं कभी एक बूढ़ी औरत ने घर के बाहर धूप में महुए फैलाए और लकड़ी बीनने जाते वक्त अपने एकमात्र पोते से कह गई कि वो महुओं की हिफाजत करे। धूप से सूख कर महुए बहुत कम हो गए। बुढ़िया ने वापस लौटकर समझा कि बच्चा चोरी से महुए खा गया। बुढ़िया ने बच्चे को सिल के पत्थर से मारा। बच्चा मर गया। लोगों ने बुढ़िया को बताया कि महुए चोरी नहीं गए थे, सूख कर कम हो गए थे। इसके बाद बुढ़िया एक चिड़िया बन गई और हर दोपहर आवाज लगाने लगी, उठो पुत्तू, पूर पूर पूर। रज्जन को वे लोग सुबह को 8 बजे ले गए थे। उनमें से एक छोटा थानेदार था, बाकी सिपाही थे। रज्जन से उन्हें क्या जानना था, ये शायद ही किसी को मालूम रहा हो। रज्जन को जिस वक्त पुलिस ले चली, उसके पीछे बच्चों की खासी ही भीड़ थी, लेकिन मर्द या औरत कोई नहीं था। बच्चे शायद वहां बहुत देर तक रहे हों। गांव के बाहर प्रधान के खेतों से कटकर आने वाले अनाज के इकट्ठा करने की जगह और छोटे से एक कमरे के स्कूल के पीछे से होकर रास्ता कुछ बेढंगी कब्रों के बीच से गुजरता हुआ एक टीले जैसी जगह की तरफ निकल जाता था। इस टीले पर पलाश की धूल से अंटी झाड़ियां और मकड़ी के जाले जैसे फूल उगाने वाली लंबी सूखी घास थी। बच्चों और रज्जन को उधर जाते देखने वालों में नत्थू भी था। जाने कैसे उसे लगा था कि उसे वहां उस वक्त दिखाई नहीं देना चाहिए। शायद उसी अपरिभाषित आशंका के कारण उसने सोचा था कि फलियां तोड़ने में ज्यादा वक्त लगाना चाहिए और फिर जहां तक बने सीधे रास्ते घर नहीं लौटना चाहिए। लंबा रास्ता तय करके गांव के करीब आते आते उसने ये आवाज सुनी, बहुत दूर से और बहुत ज्यादा तकलीफ में छटपटाती आवाज। वो रज्जन की आवाज थी, कुछ ऐसी जैसे कीचड़ के बीच नोकदार लकड़ी से छेद दी गई मछली हो। रज्जन की उस चीख के साथ ही बबूल के झीने बेडौल दरख्तों के बीच से कहीं से उस परिंदे की आवाज आने लगी, उठो पुत्तू, पूर पूर पूर। जैसे वो कह रहा हो, बेटा उठ जाओ, महुआ कम नहीं हुआ है, पूरा है। ये चिड़िया बोलना शुरू करती है तो बोलती ही जाती है, तीखी दर्द भरी आवाज में, अक्सर घंटों, उठो पुत्तू, पूरे पूर पूर। रज्जन की आवाज के साथ बच्चों का वो हुजूम भागता हुआ स्कूल नाम के उस अधगिरे साहिबान के पास आ गया। शायद उन्हें पुलिस वालों ने धमकाकर भगा दिया था। बच्चों के उस हुजूम में ही रज्जन का बेटा भी था। स्कूल के पास ठहरकर बच्चों ने उसकी तरफ देखा। उनकी निगाहों में न कोई कुतूहल था न करुणा। उसे देखकर वे अपनी अपनी व्यस्तता का साधन खोजने लगे। रज्जन का बेटा अभी तक सामान्य दिख रहा था, पर वो यकायक कमजोर और बीमार दिखने लगा। उसका सांवला चेहरा ऐसा हो आया जैसे उस पर राख की एक परत आ जमी हो। वो धीरे से सूखे हुए गोबर के एक ढेर पर बैठ गया।
बच्चों को अपनी व्यस्तता खोजने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक बहुत ऊंचे बीमार आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटके हुए सूखे से कच्चे आम को तोड़ने के लिए वे मिट्टी और पत्थर के ढेले उछालने लगे। वो आम शायद बहुत दिनों से वही था, या फिर एक गिर जाने पर दूसरा प्रकट हो जाता था। बच्चे लंबे अरसे से उस पर ढेले चला रहे थे। किसी को पता नहीं वो आम कभी गिरा भी था या नहीं। हाँ, बच्चों की इस कोशिश पर उस स्कूल के ऊपर रखी गई टिन की चादरें गिरते हुए ढेलों की वजह से खासा शोर करती थीं। काफी पत्थर गिर चुकने के बाद अंदर से स्कूल के एकमात्र अध्यापक किशन बाबू की आवाजें सुनाई देती थीं। ठहर जाओ सालो। इस ललकार के बाद बच्चे ईंटें फेंकना बंद करके किसी और काम में लग जाते थे। आम के उस दरख्त पर फेंके गए 2-3 ढेलों के बाद ही इस बार अध्यापक किशन बाबू की आवाज नहीं, आकृति बाहर आ गई। ये काफी अनहोनी घटना थी। बच्चे सहम कर खड़े हो गए। भाग जाओ, किशन बाबू भरी आवाज में बोले। बच्चे भाग गए। किशन बाबू स्कूल के अंदर नहीं गए। गर्द और धूप से पीलिया के रोगी जैसे दिखते क्षितिज पर आंखें गड़ाकर उस तरफ देखने लगे जिधर से रज्जन के चीखने की आवाजें आ रही थीं। अब वे चीखने की आवाजें नहीं, कुछ ऐसी ध्वनियां थीं जैसे वे गले से नहीं, सीधे फेफड़े से उबलकर बाहर आ रही हों। स्कूल के आसपास एकदम सन्नाटा था। वो स्कूल था, इस बात पर शायद ही कोई विश्वास कर सके। कच्चे फर्श और टीन की छत वाले उस लंबोतरे कमरे में दूसरे से चौथे दर्जे तक की कक्षाएं एक साथ लगती थीं, कमरे के 3 कोनों में। और चौथे कोने में एक मेज के सहारे किशन बाबू बैठते थे। वे स्कूल के अध्यापक भी थे और पोस्ट मास्टर भी। कुछ गालियों के साथ बच्चों को लगातार लिखते रहने का कोई काम देने के बाद वे सो जाते थे। कभी कभी खींच के साथ एक पोस्ट कार्ड देने या खत लिखने के लिए उन्हें जागना होता था। जागने पर किशन बाबू बहुत जोर से खींचते थे, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। जगाने वाला उनकी खींच से परेशान होने के बजाय हंसता था। वे अजीब चरित्र थे। उनकी चरित्रगत विशिष्टता ही थी कि वे या तो सिर्फ अध्यापक के रूप में जाने जाते थे या डाकखाना के नाम से। पोस्टमास्टर शब्द वैसे भी सहज नहीं था, पर उनके स्वभाव के कारण लोगों को उन्हें डाकखाना कहना अच्छा लगता था। इसकी वजह थी खासी मस्खरी वजह। गांव वालों का विश्वास था कि खत ही नहीं, तार से भी ज्यादा जल्दी पहुंचती हैं वे बातें जो कि किशन बाबू को बता दी जाती हैं। इसीलिए वे डाक बाबू नहीं डाकखाना माने जाते थे। लेकिन इसमें कसूर किशन बाबू का नहीं था। वे जिंदगी में शायद ही कभी किसी ऐसी जगह गए होंगे जहां कोई मनोरंजन कर सकता हो। मन लगाने के लिए उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने वो तरीका खोज लिया था जिसे भद्दी भाषा में अक्सर लोग चुगली खाना कह लेते हैं। उस छोटे से गांव में ये एकमात्र सबसे सुलभ और लोकप्रिय मनोरंजन था। इस मनोरंजन की खूबी ये थी कि ये अक्सर कई रोज निरंतर मन बहला सकता था। पड़ोस के गांव में नौटंकी होती थी। उससे आगे एक कस्बा पड़ता था जिसमें एक अदद सिनेमा था, मगर ये दोनों ही बहुत सीमित मनोरंजन थे। अक्सर सिनेमा या नौटंकी देखने वाले को बाद में मनोविनोद जारी रखने के लिए खासे झट बोलने होते थे, जो कभी कभी पकड़े भी जाते थे। मसलन एक बार पंडित राधेश्याम ने एक सिनेमा देखा और वापस लौटकर बताया, बड़ी गंदी तस्वीर है, उसमें खुलेआम औरत मर्द गड़बड़ करते हैं। खुलेआम गड़बड़ करते हैं? पड़ोसियों में अचानक उत्सुकता जाग पड़ी। अरे बड़े गंदे होते हैं ये, मत पूछो। पंडित ने थूका भी। मगर होता क्या है? उत्सुक पड़ोसियों ने सहसा कल्पनाएं करनी शुरू कर दी। अरे क्या नहीं होता, पूछो। रंडियां होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मतलब कपड़े वपड़े सब उतार कर। लो इस लल्लू की सुनो। सबने विश्वास कर लिया कि पर्दे पर पंडित राधेश्याम वो कुछ देख कर आए हैं जो दुर्लभ होता है, और वो भी इतने सुंदर सजे धजे लोगों के बीच होता हुआ। एक दूसरे को बगैर बताए यकायक कई लोग अगले दिन गांव से गायब हुए, और जब वापस लौटे तब पंडित राधेश्याम को उससे भी ज्यादा गंदी गालियां दे रहे थे, क्योंकि पर्दे पर उन्होंने जो देखा था उसमें बिस्तर पर जाने से पहले नायक और नायिका कपड़े उतारते जरूर दिखे, लेकिन सिर्फ कपड़े ही, नायक नायिका नहीं दिखे। उनके उतारे कपड़ों का ढेर बन गया तो गांव वालों ने उत्सुकता से सांस रोक ली। वे समझे कि अब बिस्तर पर दोनों दिखाई देंगे, लेकिन पर्दे पर तुरंत अंधेरा हो गया, और जब उजाला हुआ तो लोग नायिका के बाप से शिकायत करने जाते दिखे। ऐसे माहौल में बेहतरीन मनोरंजन किशन बाबू दे सकते थे। अरे भाई सुना? नहीं सुना? छोड़ो, तब तुम्हें बताने से क्या फायदा। किशन बाबू के इस संवाद को सुनने वाला उत्सुक से ज्यादा शर्मिंदा होता था, क्योंकि किशन बाबू तुरंत ये भी कह देते थे, सारा गांव जानता है, तुम ही कैसे अनजान बने हो, मुझे तो स्कूल को देर हो रही है। ये संवाद बोलने के बाद किशन बाबू स्कूल की तरफ चल भी पड़ते थे। ऐसी हालत में वो वाक्य सुनने वाला इसे आशंका से लगभग बौखला जाता था कि किसी बेहद रोचक प्रसंग की हिस्सेदारी से वो वंचित रह जाएगा। तब वो यकायक प्रार्थी हो जाता था, बल्कि चापलूस। कुतूहल से चिकनाई आंखों से इधर उधर ताकता हुआ किशन बाबू से सट जाता था। कसम से डाकखाना बाबू, इधर हम ऐसे फंसे रहे कि पूछो मत। तो फिर फंसे रहो बच्चू, मैं तो प्रपंच में पढ़ता नहीं, सारा गांव जानता है, नंदू की घरवाली का किस्सा। इसके बाद किशन बाबू वहां ठहरते नहीं थे। धीरे धीरे अगले दिन तक गांव का हर मर्द छोटा मोटा किशन बाबू बन जाता था। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि नंदू की घरवाली के कांड का प्रथम उद्घाटन करता वही है। ये सिद्ध करने में वो किस्से को अपनी कल्पना के पूरे कौशल से गढ़ने की कोशिश करता था। इस किस्से को सुनने वाला इसे अपना मौलिक उद्घाटन मनवाने के लिए अगले आदमी को अपनी तरफ से खासा नमक मिर्च लगाकर सुनाता था।
इस तरह वो किस्सा जो भी रहा हो, कई रोज तक तरह तरह के रूप लेता हुआ लगभग समूचे गांव का मनोरंजन बना रहता था। इस मनोरंजन में लोगों का मन रमाने की खासी ही शक्ति थी, लेकिन यही गांव की गड़बड़ी की जड़ भी था। गड़बड़ी कहीं राधे की साली की हो नाम रघुनंदन की बहू का चल पड़ता था, और इस तरह जो झगड़ा उठ खड़ा होता था वो अक्सर और ज्यादातर रोचक होता था। मनोरंजन का चक्र पूरा होते न होते मालूम होता था कि रघुनंदन ने मनसा को पीट दिया और मनसा नंदू को गाली दे आया, या नंदू ने राधे पर ईंट फेंक मारी। ये झगड़ा जल्दी शांत नहीं होता था, क्योंकि झगड़ा ठंडा जल्दी पड़ जाए तो उसमें भी मनोरंजन भाव को ही व्याघात होता था। जब नंदू राधे को ईंट मारता था तो राधे गोपाल की चाची का भेद खोल देता था, और रघुनंदन से पिटने वाला मनसा टिंगू के घर का पर्दा उघाड़ देता था। इस तरह जितनी देर ये झगड़े चलते थे, मनोरंजन रस के परिपाक की संभावनाएं बढ़ती ही जाती थीं। इसीलिए लोग एक तरफ तो दो आदमियों को समझा बुझाकर चुप कराते थे, पर कोई ऐसा सूत्र भी छोड़ देते थे जिससे अगले चार के बीच शाम तक दोबारा फसाद खड़ा हो जाए। उस गांव में बेहद लापरवाही लेकिन रुचि के साथ खेले जा रहे इस खेल में कुछ ऐसी रहस्यजनक शक्ति भी थी कि लगता था ये खेल खुद गांव को खेल रहा है। डोरी से बंधी उस गरारी की तरह जो धागे से खुलती हुई जितनी तेजी से नीचे उतरती है, उतनी ही फुर्ती से धागे को लपेटती हुई दोबारा ऊपर चढ़ जाती है। गांव का दिन अपनी तमाम बदहाली के बावजूद उतना बुरा नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ऐसा होता है जो आदमी को अपनी तरफ खींचता है, अपने से जोड़ता है। चाहे वो तालाब में सड़ने के इंतजार में छोड़े सन के पौधों का गट्ठर हो, या पानी मांगता हुआ तंबाकू का पौधा। लेकिन रात वैसी नहीं होती है। गांव की रात में एक अनाम दहशत होती है। अंधेरे के साथ खौफ सख्त रोए आदमी से ऐसे सटने लगते हैं जैसे कोई आदमखोर सूंघने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में आदमी या तो आग के इर्द गिर्द आदिम कबीले की तरह वक्त गुजारता है, या मिट्टी के घरों की गुफाओं में सिमट जाता है। गांव के दिन और रात का यही फर्क इस मनोरंजक खेल के दो पहलुओं के बीच भी थी। एक पहलू लोगों की रुचि का, और दूसरा उससे उपजने वाली सामाजिक उलझन का। बड़े अनजाने और अनचाहे ही इसे दूसरे पहलू की गांठें बढ़ती गई थी। कभी कभी वे गांठें इतनी सख्त हो जाती थी कि किसी असाध्य रसौली की तरह बिना कुछ जाने लिए मानती नहीं थी। इस गांव नौबन में पिछले कुछ अरसे से ऐसी ही कुछ रसौलियों ने जबरदस्त दर्द और तनाव पैदा कर दिया था। रिश्तों की ये रसौलियां कब मारक हो उठी, ये कोई नहीं जानता, पर पिछले साल जबरदस्त सदियों में चींटियों से लिपटी नन्हे की लाश के साथ खासी गड़बड़